नमस्कार। आज का विषय है पार्ट 2B मानव पाचन तंत्र, और इसमें पढ़ेंगे हम मुख्य और सहायक अंगों की संरचना, उनकी प्रकार, उनकी स्थिति, उनके कार्य इत्यादि के बारे में, और पाचन क्रिया में उपयोगी एंजाइम की सारणी के बारे में, यानी कौन कौन से एंजाइम क्या कार्य करते हैं और कहाँ कार्य करते हैं उनके बारे में। इससे पहले वाले पार्ट 2A में पढ़ा था मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, मानव पाचन तंत्र की परिभाषाएं, सहायक व मुख्य अंगों के नाम, क्रियाविधि, पाचन क्रिया का आरेख, और इसके अलावा पाचक ग्रंथियों के बारे में। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा हो पहले वो देखें, उसके बाद ये देखें ताकि जल्दी समझ में आए। नहीं समझ में आए तो पूछें। चलिए शुरू करें। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जब भी बने वो आपको सबसे पहले मिले। चलिए, पाचन तंत्र का मुख्य अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग और पहला अंग है मुख के बारे में पढ़ते हैं। वातावरण यानी वायुमंडल या पर्यावरण के संपर्क में रहता है। बाहर से किसी चीज़ को ग्रहण करना इसका कार्य होता है। जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा तो वह जीभ और दांतों की सहायता से उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, यानी सरलीकृत किया जाता है, और इसके अलावा उसे चिपचिपा या लसलसा बनाया जाता है ताकि वो ग्रास नाल की सहायता से ग्रसने से होते हुए आहार नाल आमाशय में चला जाए। चलिए बात करते हैं मुख की। मुख जो होता है वो हमारा कटोरे नुमा संरचना वाला होता है। यदि पूछा जाए तो आकार होता है कटोरे नुमा संरचना वाला, और इसके अंदर दो मुख्य यानी कि दो महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला है जीभ यानी कि जीवा यानी टंग। जीभ का मुख्य कार्य होता है किसी भी वस्तु का स्वाद पता लगाने में, किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद पता लगाने में। इसके अलावा जो भोजन मुख में ग्रहण किया जाता है उसका यांत्रिक पाचन करने में भी जीभ की मुख्य भूमिका रहती है। यांत्रिक पाचन अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य, जिसके कारण से वह चिपचिपा या लसलसा बना रहे, ये कार्य भी जीवा द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जीवा पर या जीभ पर पाई जाने वाली लार ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले लार रस से, लार ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाले लार रस के कारण भोजन जो है वो लसलसा और बोलस के रूप में बन जाता है, जिसके कारण से आसानी से आगे की ओर धकेला जा सकता है। तो मुख्य कार्य होता है इसका स्वाद का पता लगाने में। दूसरा कार्य है भोजन का यांत्रिक पाचन करने में। और भोजन को लसलसा यानी कि पिंड बोलस के रूप में तैयार करने में। इसके अलावा लार ग्रंथियां जो पाई जाती है उसका कार्य होता है कि जो भोजन को आगे धकेला जाता है उसके रास्ते को नम व चिकना बनाना, ताकि जो भोजन है वो कहीं फंसे नहीं, रुके नहीं, आगे की ओर चला जाए। देखिए, जीवा जो है वो मुख के पृष्ठतल यानी कि आधार से जिस संरचना द्वारा जुड़ी रहती है उसे कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। मुख के आधार पृष्ठीय तल जो होता है उससे फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जीवा जो है वो मुख से जुड़ी रहती है। मुख पर पाए जाने वाली लार ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है नाम के आधार पर ही। जैसे पहली है कर्णपूर्व ग्रंथि, दूसरी है अधोजंब ग्रंथि,
और तीसरी है अधोजीवा। देखिए कर्णपूर्व यानी कि कान के पीछे, कान के पीछे पाई जाती है। अधोजंब यानी कि जंब या जबड़े के नीचे पाई जाती है, और अधोजीवा यानी कि जीभ के नीचे पाई जाती है। ये लार ग्रंथियाँ जो होती हैं उनका कार्य होता है कि भोजन को लसलसा व बोलस बनाना, और साथ में भोजन को जैसे ग्रास नली या ग्रसनी में आगे भेजा जाता है तो उस रास्ते को नम व चिकना बनाने का कार्य करती है। तो ये था जीभ के बारे में। अब बात करते हैं मुख का दूसरा भाग यानी दूसरा महत्वपूर्ण भाग, दांत। नोट करें। दूसरा है दांत यानी कि टीथ। मानव में जो दांत होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के रूप में हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता है कि मानव शरीर में जो दांत होते हैं वो द्विबारदंती होता है, यानी कि उनका जो पैटर्न है वो द्विबारदंती होता है, अर्थात 2 बार दांत आते हैं। पहला अस्थायी दांतों की संख्या 20 जो कि टूट जाते हैं। उसके बाद में आता है स्थायी दांत यानी कि 32 जो पूर्ण परिपक्व होने पर आते हैं, 25 वर्ष तक की उम्र तक आते हैं, वो होते हैं 32। तो द्विबारदंती सिस्टम पाया जाता है, अर्थात 2 बार दांत आते हैं, स्थायी और अस्थायी। दूसरी विशेषता है दांतों की कि जो दांत होते हैं वो गर्तदंती होते हैं, अर्थात मसूड़ों में, यानी कि जिन सांसों में ये फिट रहते हैं या फिक्स रहते हैं उन सांसों को हम मसूड़े कहते हैं। तो मसूड़ों या सांचे में या सांसों के गर्त में फिक्स रहते हैं। तीसरी विशेषता है कि मनुष्य के जो दांत हैं वो विषम दंती होते हैं, यानी कि विषम प्रकार के, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के दांत नहीं होते। देखिए विषम दंती में तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृंतक यानी कि इंसिजर, जो या जिनका मुख्य काम जो होता है वो होता है कुतरना, काटना, कुतरना, तोड़ना। दूसरा जो होता है प्रकार दांतों का वो होता है रदनक यानी कि केनाइन। इनका मुख्य कार्य होता है चीर फाड़ करना। तीसरा होता है अग्रचवर्णक, यानी कि प्रीमोलर, आगे के वे 2 दांत जो चबाने का काम करते हैं। और चौथा प्रकार होता है चयवर्णक यानी कि मोलर, और इनका काम भी चबाना होता है। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। देखें इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये विषम दंती दांतों की तीसरी विशेषता होती है। एक पॉइंट नोट करें, दंत सूत्र के बारे में यदि पूछा जाता है, विशेषकर ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के जो दांत हैं उनका जो पैटर्न है, जो सूत्र है दंत सूत्र, वो कुछ इस तरह का होता है। 2i into 1c into 2p into 3m, और यही संरचना नीचे वाले जबड़े में भी रहती है।
तो इस प्रकार ऊपर की संख्या में 8 और नीचे वाले में 8, 16 और 2 से गुणा करेंगे तो 32 दांतों की संख्या। ये सूत्र है दंत सूत्र 2i, यानी कि 2 कृंतक, 1 जोड़ी रत्नक, 2 जोड़ी अग्र चवर्णक और 3 जोड़ी चवर्णक दांतों की संरचना हमारे शरीर में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि कृंतक दांत जो होते हैं वो बिल में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, रेंगने वाले जो होते हैं, उनमें महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें ज़्यादा मुख्य रूप से पाए जाते हैं तीखे। इसके अलावा रत्नक जो होते हैं वो मांसाहारी जंतु जो होते हैं या मांसाहारी जो जीव होता है, मनुष्य भी हो चाहे, तो उनमें ये रत्नक जो दांत हैं वो अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि उन्हें मांस या कोई किसी जीव की चमड़ी वगैरह हो तो उनको काटने, चीर फाड़ करने में वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसलिए रत्नक दांत मांसाहारी जंतुओं में अधिक विकसित होता है। अग्र चवर्णक चवर्णक चबाने का काम करते हैं। तो ये था मुख, नोट करें, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। करते हैं ग्रसनी की। ग्रसनी जो है यानी कि फेरिंग्स, मुख का अंतिम भाग कुप्पीनुमा या कीपनुमा संरचना जो होता है, फ्लास्क नुमा जो संरचना होता है, वो ग्रसनी में खुलता है, यानी कि इसका आकार जो होता है वो कीपनुमा यानी कि फ्लास्क नुमा होता है। और मुख गुहा का अंतिम भाग होता है जहाँ ये खुलता है। ग्रसनी का वैसे तो मुख्य कार्य होता है कि भोजन को जो गति होती है उसको नियंत्रित करना, अर्थात इसमें 2 पेशियाँ पाई जाती है, संवर्णी पेशियाँ जिसे कहते हैं, अवरोधनी पेशी और संवर्णी पेशियाँ कहते हैं। जो भोजन की गति को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। ग्रसनी 3 प्रकार की होती है। नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और तीसरा कंठग्रसनी। नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। ग्रसनी का मुख्य कार्य है भोजन को आगे ग्रास नाल में पहुंचाना, और इसके अलावा नासाग्रसनी और मुखग्रसनी के बीच में एक गांठी ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। गांठी ढक्कन यानी एपिग्लोटिस जो निश्चित करता है कि भोजन आहार नाल में ही जाए, श्वास नाल में नहीं। यानी गांठी ढक्कन बोलते समय और जब हम खाना खाते हैं तो उस समय कहते हैं कि बोलना नहीं चाहिए। उसके कारण क्या होता है कि जो श्वास नाल है, जैसे कि स्वर रज्जु उत्पन्न होते हैं जहाँ से हम बोलते हैं, आवाज़ उत्पन्न करते हैं, वो ढक्कन खुल जाता है, जिसके कारण से भोजन जो होता है वो श्वास नली में जाने का खतरा रहता है। इसलिए भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। और गांठी ढक्कन यह सुनिश्चित करता है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो यह ढक्कन बंद रहता है श्वास नली पर से, जहाँ से हमारा भोजन सीधा आहार नल में ही जाए या आहार नली में ही जाए, श्वास नली में नहीं जाए। तो ये था ग्रसनी के बारे में। इसके बाद में पढ़ते हैं ग्रास नाल के बारे में, या ग्रास नली या ग्रास नाल। ग्रास नाल भोजन की जो गति होती है, भोजन की क्रिया जो होती है, उसको शिथिलन और संकुचन करता है, जिसे क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। उस गति के द्वारा ही भोजन को आगे पहुंचाने का कार्य करता है। तो ग्रास नाल में क्रमानुकुंचन गति होती है, अर्थात एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना,
यानी कि एक बार शिथिलन और एक बार संकुचन। भोजन को अगले अंग यानी कि अमाशय तक पहुंचाता है। लगभग 25 सेंटीमीटर की ग्रास नाल होती है जो क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। लंबाई याद रखें, लगभग 25 सेंटीमीटर। नोट करें। अब बात करते हैं आमाशय की। देखिए, जे आकार की संरचना वाला बेग जैसा दिखाई देता है। जे आकार की संरचना वाला ये आकार जो होता है आमाशय का, वो जे आकार का होता है, कैपिटल जे का, और वो बेग जैसी संरचना वाला दिखाई देता है। देखिए, मुख्य सिरा जो होता है इसका, जहाँ से शुरू होता है वो ग्रास नाल से जुड़ता है या ग्रास नली जिसे कहते हैं, और अंतिम सिरा जो होता है वो ग्रहणी यानी कि छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी में खुलता है। अमाशय का पहला सिरा यानी कि अमाशय कहाँ से जुड़ा रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ग्रास नाल से शुरू होकर छोटी आंत ग्रहणी में खुलता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग जो ऊपरी सिरा रहता है जिसे कहते हैं जठरागम या कार्डियक। बीच का जो भाग होता है मध्य का, ये ऊपरी सिरा, ये मध्य सिरा और ये निचला सिरा। बीच का जो भाग होता है उसे कहते हैं फंडिक भाग। और तीसरा जो निचला सिरा होता है जो छोटी आंत ग्रहणी में खुलता है, वह अमाशय का अंतिम भाग जो होता है वह कहलाता है जठरा निगम। जठरागम, फंडिक और जठरा निगम, ये 3 भागों में ये बंटा होता है, 3 प्रकारों में ये बंटा होता है। अब बात करते हैं जठरागम में ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है। ऑक्सेंटिक कोशिका पाई जाती हैं जो HCl का निर्माण करती है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। याद रखें, अमाशय में ऑक्सेंटिक कोशिका पाई जाती है जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है, जिसके कार्य हैं, पहला है एक तो जो असक्रिय पेप्सिनोजन जो होता है, जो प्रोटीन का पाचक एंजाइम है पेप्सिन, जब वो असक्रिय रहता है तो उसको सक्रिय करने का काम HCl द्वारा ही होता है। असक्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है, जो कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है। दूसरा इसका मुख्य कार्य है भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को खत्म करता है।
जो जीवाणु या जर्म्स होते हैं इसके अलावा अमाशय के भी यही काम है, और अमाशय का इसके अलावा काम है भोजन को कायम के रूप में बदलना। यानी कि उसका जो स्तर है वो अम्लीय बनाना। तो ये अमाशय के मुख्य कार्य हैं जो ऑक्सेंटिक कोशिका के कारण से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये इसी में रहती है। ये 3 प्रकार हैं। पहला सिरा यानी कि ऊपरी सिरा जठरागम, मध्य सिरा फंडिक और अंतिम सिरा जठरा निगम कहलाता है। अमाशय का पहला जो जुड़ा हुआ जो अंग है, यानी कि जहाँ से शुरू होता है वो ग्रास नाल से और ख़त्म होता है या आगे खुलता है छोटी आंत की ग्रहणी वाले भाग में। इसके अलावा बात करते हैं अमाशय में 2 प्रकार की अवरोधिनी भी पाई जाती है। 2 प्रकार की अवरोधिनी, पहली है ग्रास नाल अवरोधिनी, और दूसरी है जठर रस अवरोधिनी। ग्रास नाल अवरोधनी और जठरस अवरोधनी ये भी इसमें पाई जाती हैं। तो ये था अमाशय, नोट करें। उसके बाद में पढ़ेंगे छोटी आंत। चलिए बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत देखिए, मानव शरीर में वह अंग जहाँ पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, सर्वाधिक पाचन और इसके अलावा पूर्ण पाचन, छोटी आंत में ही होता है। 7 से 8 मीटर लंबी आंत होती है ये, जिसका मुख्य कार्य होता है पाचन और अवशोषण का। यानी कि पाचन होने के बाद भोजन में या पदार्थ में जल का या मुख्य अन्य कुछ पदार्थ हो उनका अवशोषण कर लेना और शेष पदार्थ को बहिक्षेपण के लिए वृहदांत्र में छोड़ देना। देखिए, सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में ही होता है और यहीं पर ही एंजाइम की क्रियाएं संपन्न होती है। एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन होता है। भोजन में हम जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये सब खाते हैं तो उनका पाचन विशिष्ट प्रकार के पाचक रसों द्वारा होता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। उनके बारे में इसके बाद में बात करेंगे, पर यहाँ ये ध्यान रखें कि सर्वाधिक पाचन, पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। मुख्य कार्य है इसका पाचन करना और अवशोषण करना। और 7 से 8 मीटर लंबी ये आंत होती है। इसमें दीर्घ रोम पाए जाते हैं। प्रवर्ध जिसे कहते हैं, अंगुलीनुमा प्रवर्ध जिसे कहते हैं, जो कि अवशोषण का काम करते हैं मुख्यतः, जिन्हें कहते हैं एलियोविलाई। और जिनका काम है अवशोषण करना, पचित भोजन और अपचित भोजन में से जल का या कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का अवशोषण करना एलियोविलाई का मुख्य कार्य होता है। चलिए बात करते हैं प्रकारों की। तो छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है ग्रहणी। इससे पहले वाले पॉइंट यानी कि अमाशय का अंतिम सिरा जो है वो इसी में ग्रहणी में ही खुलता है, जिसे डोडुनम कहते हैं। अंग्रेजी में नाम याद रखना चाहें तो ये रख सकते हैं। मध्य वाला जो भाग होता है जिसे कहते हैं क्षुद्रांत्र, यानी कि जेजुनम, जहाँ पर अवशोषण का कार्य होता है। और तीसरा जो मुख्य भाग है छोटी आंत का,
वो होता है छोटी आंत। यानी कि इलियम। तो ये तीन प्रकार, आंत को तीन भागों में बांटा गया है, डोडुनम, जेजुनम और इलियम में, ग्रहणी, क्षुद्रांत्र और छोटी आंत में। जहाँ क्षुद्रांत्र में ये जो एलियोविलाई पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं। प्रवर्ध का मतलब होता है संरचना पर अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, ऐसे ये प्रवर्ध पाए जाते हैं जो अवशोषण का काम करते हैं। ये है छोटी आंत। अब बात करते हैं बड़ी आंत की, नोट करें। चलिए बड़ी आंत को पढ़ते हैं। 1.3 मीटर लंबी वाली या लंबाई वाली ये आंत होती है। देखिए नाम इसका है बड़ी आंत, जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई होती है 7 से 8 मीटर की। तो आपको लगेगा कि छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत से अधिक लंबी होती है, परंतु नाम जो होता है फिर भी इसका छोटी आंत है। कारण ये होता है क्योंकि छोटी आंत का व्यास जो है वो बड़ी आंत से कम होता है। अर्थात ये जो 7 मीटर लंबी नलिका है वो थोड़ी पतली होती है, संकड़ी होती है, जबकि 1.3 मीटर वाली नलिका है उसका व्यास जो होता है, उसका जो व्यास क्षेत्र है वो अधिक चौड़ा होता है, जिसके कारण से इसे बड़ी आंत कहा जाता है, जबकि इसे छोटी आंत कहा जाता है। भले ही लंबाई छोटी आंत की अधिक हो, याद रखें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है परंतु उसका व्यास जो है वो कम होता है, जिसके कारण से उसे छोटी आंत कहते हैं या कहा जाता है। तो बड़ी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है सेकम, अंग्रेजी का एक भाग सेकम, हिंदी में कहते हैं अंधनाल। दूसरा होता है बृहदांत्र यानी कि रेक्टम। और तीसरा होता है बृहदांत्र यानी कि कोलन, और रेक्टम होता है मलाशय, ये होता है कोलन। 3 भाग अंध अनाल यानी कि सेकम, बृहदांत्र और मलाशय। देखिए बृहदांत्र जो है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है उसकी आकृति के आधार पर, यानी उसके आकार के आधार पर। आरोही बृहदांत्र, अवरोही बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत्र और सिग्माकार बृहदांत्र। बृहदांत्र को 4 भागों में बांटा गया है उसके आकार के आधार पर, आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ और सिग्माकार। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है उसके बारे में। जब भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है तो अवशेषित पदार्थ यानी कि जो अपशिष्ट बचा रहता है पाचन होने के बाद में, जो अपचित पदार्थ रहता है उसे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। उस अपचित पदार्थ में से जल का अवशोषण और पचित भोजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य इसमें पाए जाने वाले प्रवर्ध करते हैं, यानी कि अंगुलीनुमा ये इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद में जो मलाशय है वो ठीक इसका भाग तो नहीं होता पर उससे जुड़ा रहता है, इसलिए इसी में मानते हैं रेक्टम को। उसके बाद परिशेषिका की सहायता से जो अवशोषण के बाद पदार्थ बचता है उसे बहिक्षेपण क्रिया द्वारा शरीर से बाहर त्यागा जाता है या निकाला जाता है। तो ये था पार्ट 2B
जिसमें मुख्य पाचन में जो काम आने वाले अंग हैं उनके बारे में पढ़ा, उनको समझा, कितने प्रकार के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, उनकी संरचना के बारे में। अब बात करते हैं पाचक एंजाइमों की, यानी कि एंजाइम जिसके द्वारा प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है उसके। इससे पहले जो लार ग्रंथि है वो मनुष्य जो होता है वो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार का उत्पन्न करता है, यानी कि 1.5 लीटर लार बनाता है। एक दिन में मनुष्य एवरेज यानी कि औसतन 1.5 लीटर लार का स्त्रावण करता है, जो भोजन को चिपचिपा, लसलसा या नम बनाए रखने का कार्य करता है। नोट करें, एंजाइम पाचक रस जो भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पहला है प्रोटीजेज, यानी कि प्रोटीन का पाचन करने वाले पेप्सिन, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। याद रखें, छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, उनमें केसिन नाम, जो दूध पीते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, जो दूध का स्तनपान करते हैं, उनमें दूध में पाए जाने वाली एक प्रोटीन केसिन, जिसका पाचन रेनिन द्वारा ही होता है। तो ये रेनिन हार्मोन बनता है, रेनिन एंजाइम बनता है, जिसके कारण से ही केसिन का पाचन होता है। दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन केसिन का पाचन करने के लिए छोटे शिशुओं में रेनिन नाम का पाचक एंजाइम उत्पन्न होता है। उसके बाद में है लाइपेजेज। लाइपेज यानी कि वसा का, यानी कि पेंक्रियाज और छोटी आंत का लाइपेज, यानी ये 2 प्रकार के लाइपेज एंजाइम हैं जो वसा का पाचन करने में काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेटेज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। टाइलिन, सेलाइवरी एमाइलेज जिसे कहा जाता है, क्योंकि ये लार से स्रावित होता है इसलिए इसे सेलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। माल्टेज, सुक्रेज और लेक्टेज ये ग्लूकोज को अपघटित करने का काम करते हैं, साथ में माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज को पाचन करने में, उनको बदलने में, रूपांतरित करने का काम भी करते हैं। न्यूक्लियजेज यानी कि न्यूक्लिक अम्लों, न्यूक्लियजेज नामक एंजाइम जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्लों जैसे कि आरएनए हैं, डीएनए हैं, इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल जो हैं, संगठक हैं, उनका अपघटन या उनका पाचन करने के काम आते हैं। आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसके बाद बात करते हैं यकृत की। यकृत द्वारा जो स्रावित ग्रंथि है, यानी जिसे हम पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं, तो यकृत द्वारा भी भोजन का पाचन में सहायता या प्रमुख योगदान रहता है। यकृत जो होता है वो पित्त का निर्माण करता है, जो कि पित्ताशय में रहता है, यानी कि ब्लैडर में। और यही पित्त जो होता है वो क्षारीय माध्यम प्रदान करता है भोजन को, और साथ में वसा का पाचन करने के लिए उपयोगी होता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। तो इमल्सीकरण यानी कि वसा के पाचन क्रिया में यकृत का योगदान होता है। तो ये था आज का विषय। समझे 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, नहीं समझाए तो पूछें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।